Hi everyone. So you know that this particular year prelims was a little bit different, and in this particular session we are going to discuss what apparently changed in UPSC 2025. Because I've uploaded a lot of lectures on my channel where I have indicated that this year UPSC 2025 had mixed reactions, and the paper that happened was basically moderate to high in terms of difficulty. But most of the times it is uh, not the question paper which is difficult, but it is difficult because whatever is the standard of expectation that we have changes. So what changed we are going to discuss in this. So when we talk about with respect to section wise analysis, first of all we'll try to figure out कि किस section से कितने questions आए. So in terms of अगर हम weightage की बात करें तो you will find कि Indian economy से related काफ़ी questions थे. Around 17 to 21 questions were from Indian economy, and most of them were application based, which were basically around government schemes, economic indicators, policy effects, fiscal policy, digital payments, financial markets, and all of that. When we talk about the second important area, that is history, so we had 12 to 16 questions from history, ancient, medieval, and modern. And resurgence of ancient हिस्ट्री क्वेश्चंस हैव बीन देयर कि इससे अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे, बट एंशिएंट से वापस से अपने को क्वेश्चंस दिखाई देते हैं. मिडाइवल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मॉडर्न से 9 क्वेश्चंस एंड आर्ट एंड कल्चर से एक. तो आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री हैज अगेन रिवाइव्ड. Geography continued to remain important with 12 to 18 questions. Environment again from 7 to 14 questions because environment में contemporary environmental issues were asked, तो इसको हम current affairs से भी relate कर सकते हैं या static applied भी कर सकते हैं, right? Followed by this science and tech again on a moderate side 13 to 15 questions, and international relations society से बात करें तो 6 to 14 questions were there. So polity and governance अगेन द सिमिलर थिंग. डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे पॉलिटी से. सबसे ट्रिकी पार्ट इस बार का जो था वो था इंडियन इकोनॉमी. उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से ट्रिकी थे. ज्योग्राफी में मैपिंग हटा दी गई है, तो ये वाले कुछ एरियाज हैं. साइंस एंड टेक हमेशा अपनी चाल बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है, तो साइंस एंड टेक को हम अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं. इस बार हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं. और सबसे पहले अम्यूजिंगली आपको एक चीज दिखाते हैं कि ये पुराना पैटर्न था यूपीएससी का, ओल्ड पैटर्न, जहाँ पे एलिमिनेशन आप कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आप एलिमिनेशन कर सकते हैं. देखने में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा. जैसे स्टेटमेंट वन कह रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibit a great boom. अब इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम. तो इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसमें एक बूम आया है. फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप सेकंड स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है has grown rapidly in the recent past, overtaking Hong Kong's at some point of time. Now this is current affairs का न्यूज़, जो कि आपने न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ रहे हैं डेली तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया का स्टॉक जो है वो हांगकांग को सरपास कर गया था. दिस वाज देयर इन करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये है. उसके बेसिस पे इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट नंबर वन है. अब थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप देखिए तो इट इज स्टेटिंग दैट देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड. नाउ आपको पता है कि सेबी जैसी बॉडी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1992 में जो क्रिएट हुई थी, एंड दैट इज देयर. अब अगर आप स्टेटमेंट थ्री को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वन एंड टू. So this was comparatively the easiest question in economy that I saw in this particular year, and आप guess कर सकते थे. So nothing much changed from this. But if you look at this particular question, now this is talking about circular economy. Now circular economy might seem like ये economy से related है, but economy से ज़्यादा ये environment से related है. And circular economy is the economy where reduce, reuse, and recycle concept is there, right? So circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Circular economy reduces wastage in production process. Now, if you relate circular economy with only one word, that is sustainable development,
sustainable development, you will find that statement number 3 is correct because प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज कम होता है एंड इसी से आप देखेंगे कि रिसाइकल जो है वो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स. So this was the statement 2 was a tricky part because reduces the use of raw materials as inputs. तो अगर आप reuse की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हो सकता है ना कि raw material कम हो. Circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Now this was the most tricky part कि reduces the emissions of greenhouse gases सही होगा कि नहीं. तो statement 2 और statement 3 तो सही हैं. अब both statement 2 and statement 3 are correct वाला option ये है. Both statement 2 and statement 3 are correct वाला option ये है. Only one of the statement 2 and 3 is correct and thus and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. Now this became the tricky part because ये time taking था. To analyze this कि कौन सा statement correct है वो easy रहता है, लेकिन कौन किसको explain कर रहा है इसको करने के लिए आपके पास थोड़ी सी logical reasoning aptitude जो है वो होना चाहिए. So this question was though easy but could have taken a lot of time and could have confused the aspirants. तो ये स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इट एम्स टू कीप रिसोर्सेज इन यूज फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल, extract the maximum value from them while in use, then recover and regenerate products and materials at the end of each service life. By reducing waste, reusing materials, recycling and remanufacturing, it lessens the demand for new raw materials and energy intensive production processes. This directly translates to lower energy consumption, reduced industrial pollution, and thus lower greenhouse gas emissions. So, if you look at statement 1, it is correct. Statement 2 is correct. Statement 3 is correct. Now, in this, both statement 2 and statement 3 are correct, and both of them explain statement 1. भाई statement 1 में ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, राइट, विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, वो रिड्यूस होंगी कि नहीं होंगी. सो देयर बाय ए will be the correct answer in this, and this is the, you can say, the change in this particular year 2025 where questions were easy but उनका analogy draw करना, एक दूसरे statement से connect करना involved a lot of information application जो कि difficult हो सकता था, and difficulty in terms of time only, not in the level of questions, not in terms of the standards of the question. Okay, similarly उसी सेम पैटर्न में अभी 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ था हम सब जानते हैं कि ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर था. 2025 में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया जहाँ पे 1, 2 और 3 टाइप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. तो इकोनॉमी में फिर से ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था. अब देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है यहाँ पे, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स. अब बॉन्ड होल्डर्स इन अ कंपनी और स्टॉक होल्डर्स इन अ कंपनी आपको पता होना चाहिए. वैसे आप कॉमन सेंस लगाइए तो बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन विच आप किसी को मनी क्या करते हैं, लेंड करते हैं. यू प्रोवाइड द मनी, राइट. तो आप इसको लोन कंसीडर कर सकते हैं, राइट. कंपनी को अगर लोन दिया है तो बॉन्ड होल्डर हो गए, यानी कंपनी आपको लोन वापस करेगी. आप स्टॉक होल्डर की बात करें तो स्टॉक होल्डर आपको पता है कि आप कंपनी में स्टॉक्स होल्ड करते हैं, मतलब कंपनी में आपके पास शेयर्स हैं. तो आर शेयर्स बेसिकली लोन गिवन टू अ कंपनी? नो, दे आर नॉट. दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ओनरशिप इन अ पर्टिकुलर कंट्री. नाउ बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स. स्टेटमेंट 2 जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन का है एंड डायरेक्टली करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 की बात करें, फॉर रीपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी. अब ये स्टेटमेंट 3 जो है दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड. ओके, कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, बॉन्ड होल्डर्स को दी जाएगी या स्टॉक होल्डर्स को दी जाएगी. पेमेंट की बात करें अगर हम, अब दिस वाज द थर्ड स्टेटमेंट वाज डिफिकल्ट टू रिज्यूम. हालांकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को या सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, इन सबको पढ़ेंगे तो मे बी आपको ये चीजें दिखाई दे, राइट. लेकिन ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड था जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भाई तब क्या होता है अगर कंपनी लॉस में जाती है, बैंक्रप्ट होती है या लिक्विडेट की जाती है. तो उस केस में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में देयर इज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट. नाउ दिस इज करंट अफेयर्स एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको हम बॉन्ड होल्डर्स कहते हैं, इनको पहले पेमेंट दिया जाता है. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो अदर बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, एंड देन प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स. तो ये 1, 2, 3 लेवल का प्रायोरिटी लिस्टिंग है, राइट.
Common stockholders are the very bottom of the priority list and are paid only if there is any money left after all other obligations are met. तो लोग कहते हैं ना कि कंपनी डूब गई तो मेरे शेयर सारे डूब गए, इसीलिए बॉन्ड होल्डर्स की प्रायोरिटी रिपेमेंट की ज्यादा है एंड थर्ड स्टेटमेंट इज देयर फॉर करेक्ट. अब अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देखिए, ये है कि बॉन्ड होल्डर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया स्टॉक होल्डर्स की कंपैरिजन में. तो इसीलिए बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर टू बी एट अ लोअर रिस्क, क्योंकि उनका पैसा उनको पता है कि वापस मिल ही जाएगा. स्टॉक होल्डर्स को हो सकता हो पैसा ना मिले. तो स्टेटमेंट थ्री कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है. स्टेटमेंट टू जनरली करेक्ट है एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन का भी आंसर ए होगा. तो इस तरीके के क्वेश्चंस में यूपीएससी 2025 में जो ट्रेंड चेंज हुआ, वी सॉ दैट ए always was correct and there are a lot of questions that I will also explain in coming videos, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि प्रीलिम्स में इट्स नॉट जस्ट नॉलेज दैट विल प्ले अ रोल, इट्स इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टिविटी, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मे बी यू आर मिसिंग द पॉइंट, मे बी यू आर मिसिंग द गेम. एंड गैस वर्क विल यहाँ पे भी कम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम गैस वर्क करते तो हमें स्टेटमेंट थ्री, देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं था कि स्टेटमेंट थ्री हम किसी इकोनॉमी की बुक से निकाल पाए, राइट. इकोनॉमी की बुक में प्रायोरिटी अपने को नहीं बताई जाती कि किसको पहले लोन पे किया जाता है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट था. उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो ये वापस से ओल्ड पैटर्न पे अपने को दिखाई दिया, जहां पे कॉन्सेप्ट है कैपिटल रिसीट्स का. और ऐसा नहीं है कि कैपिटल रिसीट्स पहली बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया है. गवर्नमेंट बजटिंग, RBI, monetary policy, all of this is a very common niche area in UPSC का इकोनॉमिक सिलेबस. और हमेशा पूछते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है. अगर आप बजट को पढ़ लें, अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट को भी डिटेल में पढ़ें, जो कि बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें आपको कैपिटल रिसीट्स के कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे. कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो कैपिटल रिसीट्स आर बेसिकली द लॉस, लॉस वाली चीज जो सरकार खर्चा कर रही है, राइट. अब ये डेफिनेशनल कैरेक्टरिस्टिक है स्टेटमेंट वन कैपिटल रिसीट्स की, कि गवर्नमेंट जब भी पैसा बोरो करती है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है पे बैक करने का. इसकी वजह से एसेट्स में रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना पैसा डिसइन्वेस्ट करती है, अपने एसेट्स को बेचती है, और उससे जो उसको मनी मिलता है वो एसेट्स में उसकी ओनरशिप को क्या कर देता है, कम कर देता है. सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, राइट. अब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तीन ऑप्शन है अपने पास. बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स. अब अगर आपको स्टेटमेंट वन में कैपिटल रिसीट का मतलब पता है तो स्टेटमेंट टू भी आपको पता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, यानी अगर सरकार ने किसी को लोन दिया है उस पर जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है वो लाइबिलिटी होगी कि वो एसेट होगा, आप खुद बताइए. अगर आपने किसी को पैसा दिया है उसमें आप ब्याज लगा रहे हैं तो वो तो आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है. तो इसीलिए स्टेटमेंट थ्री को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट थ्री क्या है, इनकरेक्ट है. अब आप स्टेटमेंट थ्री को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ए. एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड कि मिक्स क्वेश्चंस थे, जहां पे इसीलिए एस्पिरेंट्स, एनालिस्ट, टीचर्स यूपीएससी के इस बार ये डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं कि पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, कट ऑफ क्या जाएगा. तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2024 वाज रिलेटिवली इजी, राइट. 2024 वाज इजी, 2023 वाज डिफिकल्ट. 2023 में अगर कट ऑफ अराउंड 73 75 गया है, जो कि जो कि अभी एस्टिमेटेड है, टेंटेटिव है, और 2024 में अगर कट ऑफ 85 टू 90 के बीच में गया है, तो व्हाट आई कैन से इस बार का जो कट ऑफ होगा दैट विल बी बिटवीन 75 टू 85. एंड ये लोअर है. यूपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ साल दर साल गिरता जा रहा है. और क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट नहीं आ रहे और इंटरकनेक्टेड आ रहे हैं. सबसे इजी होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में स्कोर करना, तो रिलेटिवली जब भी आप सिलेबस कंप्लीट करें या आप फोकस करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें. इसमें जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना एडवांटेज रहेगा, बिकॉज दिस इज वन एरिया जहाँ पे आप मार्क्स लूज आउट नहीं कर सकते. हिस्ट्री में भी रिलेटिवली आपको फोकस मॉडर्न पे हमेशा ज्यादा करना चाहिए. एंशिएंट और मिडाइवल अगर आप नहीं भी करेंगे और उसके एवज में अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो एडेड वेट है वो निकल जाएगा, मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही जाएगा काम. इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कॉन्टेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज पूछे हैं, राइट. डायरेक्ट एयर कैप्चर, आर्टिफिशियल रेनफॉल, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल स्पीशीज से. तो ये
करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पे रिलाई करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूरा का पूरा न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, बिकॉज ये बेसिक पूछते नहीं है, सब कुछ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्पेस, डिफेंस, आईटी, बायोटेक और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये सब आपको करंट अफेयर्स से मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स और मिसलेनियस आईआर सोसाइटी, तो वो एक जो ट्रेंड लोग कहते थे कि भाई यूपीएससी की मैगजीन्स पढ़ लो, PT 365 पढ़ लो, सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। आज की टाइम पे यूपीएससी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज़पेपर सोर्सेज से हैं, जर्नलिस्टिक सोर्सेज से हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स को अगर अवॉइड करते हुए चल रहे हैं तो दिस कैन बी अ लिटिल बिट, दिस कैन बी अ टफ रोड फॉर यू, एंड देयर आर मोर सच वीडियोस कमिंग। फॉर मोर सच डिटेल insight into subject, download the Lex Prep app. It is available on Play Store. You can also subscribe to this particular channel जहाँ पे वीडियो बाय वीडियो आपको एनालिसिस पूरा हम बता रहे हैं, जिससे कि आपको जो भी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है या 11th 12th क्लास में है या फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट उतना पैसा नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करें, तो वो यहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो को कंज्यूम करके एक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने दम पे, राइट। और कैसे करना है उसके लिए आप लेक्स प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप के अंदर छोटे छोटे पेड कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं बहुत ही कन्वीनियंट कॉस्ट पे, 1000 2000 की कीमत पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको देखिए, अपने नोट्स बनाइए, एक स्टैंडर्ड सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद भले ही आप दिल्ली जाके अपनी यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं अगर आपकी फिर भी आत्मा को तसल्ली नहीं मिल रही है। तो वेल, दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।